जब भी किसी बच्चे का कंपैरिजन किया जाता है, उसके माइंड का कंपैरिजन किया जाता है और ऐसे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसका कंपैरिजन किया जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ या आइजैक न्यूटन के साथ। न्यूटन की बात करें तो फिजिक्स के अंदर जो दो ब्रांचेज होती हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। उसके अंदर जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो आइजैक न्यूटन का रहा है, जिसमें उन्होंने मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, फिर 3 लॉज दिए थे और ग्रेविटी का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं वो दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड किया था। लेकिन बात करते हैं इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी किया था, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज हम जानेंगे कि वो कौन सी घटना या वो कौन सी डिस्कवरी थी जिसके अंदर न्यूटन की जो कैलकुलेशन है वो भी फेल हो गई थी। तो बात थी सन 1687 की, 1687 की, 1687। अब इससे पहले जो अपने मोशन पढ़ रहे थे, मोशन के अंदर उसी के पैरेलल के अंदर वेव्स भी पढ़ी जा रही थी। वेव्स के अंदर जब माना गया तो जो अपनी साउंड वेव होती है, साउंड वेव्स, वो जो होती है वो होती है अपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब बात आई साउंड की स्पीड की कैलकुलेशन की। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी साउंड वेव, या इसको अपने बोल देते हैं अनुदैर्ध्य वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, इनकी जो स्टडी की गई तो साउंड वेव को अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल माना। जैसे अपने पिचकारी के अंदर होता है, किसी पिचकारी के अंदर ये वाली पिचकारी है, हम इसको आगे थ्रस्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो पानी है, वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, फिर एक्सपेंड होके आगे पास हो जाता है। तो ऐसी वेव, जैसे मान लो जब इसकी अपने क्या किया गया, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया, तो साउंड वेव जो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंग मानी गई, जिसमें क्या हुआ कि जो एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल, वो ऐसे, जैसे मान लो सपोज करते हैं ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर वो है, यहाँ तक जब साउंड पहुंचता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में जो एयर है वो ऐसे कंप्रेस होती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर एक्सपेंड होती है। इस फॉर्म के अंदर साउंड वेव ट्रेवल करती है और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग। क्यों? कि इसके अंदर जो मीडियम है एयर, इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो उसी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं, ऐसे जिस डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपेगेट हो रही है। अब बात करते हैं न्यूटन के फेलियर की। न्यूटन कहाँ पे फेल हुए थे? तो इस साउंड वेव की स्पीड जो होती है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो स्पीड होती है, इसकी कैलकुलेशन, या अपने बोल लेते हैं साउंड की स्पीड, साउंड स्पीड की जो कैलकुलेशन है पहली बार की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन। अब उन्होंने क्या माना, जैसे कि आपको पता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, अडायाबैटिक है। तो आइजैक न्यूटन ने क्या माना? आइजैक न्यूटन ने माना कि साउंड का जो ट्रेवल होना है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा है? आइसोथर्मल।
प्रोसेस है, यानी यहां से साउंड जो ट्रेवल कर रही है इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है, तो इसके बिटवीन किसी भी टाइप का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर रिमेन सेम, यानी इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस हिसाब से उन्होंने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी वो फाइंड की थी P बाय रो। अब वहां पे P क्या है? P है प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर, और रो क्या है? रो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जब इसके हिसाब से कैलकुलेशन की गई साउंड स्पीड की, तो ये लगभग कई बुक्स के अंदर ये 298 लिखा गया, कई बुक्स के अंदर 285 मीटर पर सेकंड फाइंड हुई। ठीक है, नेट पे ये 298 दिखा रहा है, कई बुक्स के अंदर 285 भी दिखाया गया। तो इसके हिसाब से जब कैलकुलेशन की स्पीड ऑफ साउंड की, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो दिया था किसने? आइजक न्यूटन ने। यानी आइजक न्यूटन ने क्या बोला कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड वो प्रोपोर्शनल होती है रूट पी के, यानी प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ये स्पीड हो गई 1/रूट रो, रो यानी डेंसिटी ऑफ एयर या डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब इसके हिसाब से जब फाइंड किया गया तो ये वाली स्पीड आई। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बाय एक्सपेरिमेंट जब फाइंड किया गया, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन की गई थी, बाय एक्सपेरिमेंट जब फाइंड किया गया तो साउंड की जो स्पीड एयर के अंदर है वो थी 322 मीटर पर सेकेंड, 322 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस हिसाब से आइजक न्यूटन की कैलकुलेशन हो गई फेल, यानी साउंड की स्पीड फाइंड करने के अंदर आइजक न्यूटन की कैलकुलेशन फेल हो गई। तो फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? तो एक और साइंटिस्ट हुए थे, 17th सेंचुरी के बाद की बात है, 1700 के बाद की बात है, 1750 के समथिंग की बात होगी शायद, एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर बुक्स के अंदर ये मेंशन नहीं किए जाते सन। तो उन जो साइंटिस्ट हुए थे उनका नाम था साइमन लाप्लास, साइमन लाप्लास। अब साइमन लाप्लास ने क्या देखा कि स्पीड ऑफ साउंड जो बाय एक्सपेरिमेंट एयर के अंदर आ रही है वो आ रही है 322 मीटर पर सेकेंड। ये एयर के अंदर है, ध्यान रखिए। वैसे स्पीड ऑफ जो साउंड है वो डिफरेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे कोई सॉलिड मीडियम है, जैसे स्टील वगैरह है, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होता है, ज्यादा तेजी से साउंड ट्रेवल करता है, और पानी के अंदर उससे कम, एयर के अंदर उससे कम। तो ये एयर के अंदर स्पीड है। अब लाप्लास ने देखा कि बाय एक्सपेरिमेंट जो आ रही है वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की वो 322 है, और जबकि न्यूटन ने जो अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से फाइंड की थी वो 298 या 285 मीटर पर सेकंड आ रही है। अब लाप्लास ने देखा कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, किससे? सर आइजक न्यूटन से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ को कैसे सही किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, जो मैंने आपको बोला था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अडायाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो उन्होंने, जो न्यूटन ने ट्रैवलिंग ऑफ साउंड को एक आइसोथर्मल प्रोसेस माना, उन्होंने अलग अलग प्रोसेस मानकर कैलकुलेशन की, लेकिन वो चीज 322 नहीं मिल रही थी, यानी स्पीड ऑफ साउंड वहां से नहीं मिल रही थी। तो फिर क्या किया? फिर साइमन लाप्लास ने क्या किया, इस सारे प्रोसेस को माना अडायाबैटिक, अडायाबैटिक प्रोसेस।
क्या माना? अडायबैटिक प्रोसेस। अडायबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम से ना तो हीट एंटर करती है सिस्टम के अंदर और ना ही हीट बाहर जाती है। यानी उन्होंने माना कि इसके बीच में जब साउंड ट्रेवल कर रहा है तो ये वाला एयर जो सिस्टम है इसको ना तो कहीं से हीट मिल रही है ना ये सिस्टम हीट किसी को दे रहा है। यानी इसके अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है वो इसके अंदर का ही टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। यानी इसके खुद की एनर्जी की वजह से कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है। तो उन्होंने अपनी जब कैलकुलेशन करने के बाद में पाया कि जो आइजैक न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड v की वैल्यू जो फाइंड की थी रूट p बाय रो, वो एग्जैक्ट में उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस से फाइंड की थी और लाप्लास ने अडायबैटिक प्रोसेस मानकर फाइंड की। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में उन्होंने देखा कि जो p आ रहा है वो एक्चुअल में p नहीं आएगा, वो आएगा रूट गामा p अपॉन रो। यानी p तो आएगा रो भी आएगा लेकिन इसके साथ गामा आएगा। अब ये गामा क्या है? गामा जो होता है वो होता है Cp अपॉन Cv। Cp अपॉन Cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट फिक्स्ड कांस्टेंट फिक्स प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट फिक्स वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है। अब इस हिसाब से जब फाइंड की गई तो ये जो एग्जैक्ट 322 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इनके अंदर जो क्या कैलकुलेशन की गई थी डेरिवेशन वगैरह वो 11th के मैं एक टॉपिक के अंदर करवाने वाला हूँ। तो ये मत सोचिए कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो फेल नहीं हुए थे, वो भी फेल हुए थे और उनमें भी आज भी संभावना ये है कि उनकी चीजों को हम नकार सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कोई बच्चा उसको कितना डीपली स्टडी करता है, कोई रिसर्चर उसके बारे में कितना डीपली रिसर्च करता है। तो ये थी आज की जानकारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।